जी बेटा नमस्कार। अभी तक बच्चे हमने शेयर कैपिटल के ओवर सब्सक्रिप्शन के केस को कंप्लीट करा है। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमने जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी उसको सिंगल टाइम पे एडजस्ट करना भी सीखा है, जिसमें हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट में एडजस्ट करा था, और उसके बाद एक सम किया था जिसमें हमने प्रो रटा अलॉटमेंट टेबल बनाया था, और उसमें हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को मल्टीपल टाइम कॉल्स में एडजस्ट करा है। आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल का जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि कंपनी ने शेयर्स इशू करे हैं मार्केट में, बट अभी तक जो हमने सम किए हैं उसमें कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, बट उसके बदले में हमें कंपनी को कैश मिलता है, पैसे मिलते हैं। लेकिन जो ये वाला केस है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसमें एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के कुछ एसेट्स या सारे एसेट्स को परचेज करती है, और उसके बदले में कंपनी अपने शेयर इशू करती है उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को, जिस कंपनी के एसेट्स को उन्होंने बाय करा है। बात समझ में आती है? इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी दूसरी कंपनी का सारा बिजनेस भी टेक ओवर कर सकती है, या कुछ एसेट्स टेक ओवर कर सकती है, या एसेट्स भी टेक ओवर कर सकती है, उसके साथ लायबिलिटीज़ भी कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर सकती है। तो उसी अकॉर्डिंग ही कंपनी दूसरी कंपनी को कंसिडरेशन पे करती है। आइए बेटा इसको ज़रा एग्जांपल से समझते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है, देखिएगा ध्यान से। जैसे इस केस में एक ए लिमिटेड कंपनी है, एक बी लिमिटेड कंपनी है, दो कंपनीज दी हैं। ए लिमिटेड कंपनी जो है वो बी लिमिटेड कंपनी को अक्वायर कर रही है बेटा। क्या कर रही है? अक्वायर का मतलब है ये उसको परचेज कर रही है कंपनी। क्या कर रही है? परचेज। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज करा, मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को परचेज करा है। बात समझ में आई? इसका मतलब इस कंपनी के जितने भी एसेट्स थे वो अब इस कंपनी के बन जाएंगे, और इस कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज़ थी वो भी इस कंपनी की बन जाएंगी। बात समझ में आती है? सो इसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ टेक ओवर करी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के एसेट्स में क्या क्या चीज़ें परचेज करी हैं? सबसे पहले मशीनरी परचेज करी है, मशीनरी की अमाउंट है 10 लाख की। देन लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी है 20 लाख की। प्लांट परचेज करा है 15 लाख का। फिर डेटर परचेज करे हैं, डेटर की अमाउंट ये है बेटा 3 लाख के। कैश भी ले लिया उन्होंने 4 लाख का। सो ये जो एसेट्स हैं टोटल 10 लाख और 20 लाख 30 लाख और 15 45 और 3 48 और 4 52 लाख रुपए, 52 लाख रुपीस के एसेट्स ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड के परचेज करे हैं, और कुछ लायबिलिटीज़ भी टेक ओवर करी हैं, जो लायबिलिटीज़ अब इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की। पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? बी लिमिटेड की। बी लिमिटेड तो बिक गई है सर। हाँ जी बेटा, ये सेलिंग कंपनी बन गई है। क्या बन गई है? सेलिंग कंपनी बन गई है। और ए लिमिटेड फिर क्या बनी? ए लिमिटेड बन गई बेटा परचेजिंग कंपनी, क्योंकि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को परचेज करा है। बात समझ में आई? सो यहाँ पर ए लिमिटेड के कितने एसेट्स टेक ओवर करे गए? 52 लाख रुपीस के। और कुछ लायबिलिटीज़ में बेटा एक आते हैं इनके क्रेडिटर्स, एक
अब ए लिमिटेड कह रही है बी लिमिटेड को कि मैं आपके क्रेडिटर की पेमेंट करूँगी। अब बी लिमिटेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो ए लिमिटेड ने कितने क्रेडिटर की पेमेंट करनी है? 12 लाख की। सो 12 लाख जो लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है वो कंपनी जितने एसेट्स का टोटल है उसमें से लाइबिलिटी की अमाउंट को डिडक्ट कर देगी और जो बैलेंस अमाउंट है उसका कंसिडरेशन पे करेगी। बात समझ में आती है? आइए 52 लाख रुपीज़, 52 लाख में से सॉरी ये 2 लाख की अमाउंट थी, 12 लाख नहीं है, 2 लाख की अमाउंट है। ये 2 लाख की अमाउंट को लेस करा तो बाकी बचा 50 लाख रुपीज़। 50 लाख में से एक और बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट लगा लीजिए, ये कितने की है? 5 लाख की। सो 52 लाख में से 2 लाख एक लेस हो गया और बचा 50 लाख और फिर 5 लाख लेस हुआ, बचा 45 लाख। सो इस तरह से कंपनी ने जो नेट कंसिडरेशन पे करना है वो 45 लाख का पे करना है। बात समझ में आती है? आइए तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि कंपनी ने जो एसेट्स टेक ओवर करे हैं कंपनी ने जो एसेट्स टेक ओवर करे हैं वो है बेटा 52 लाख रुपीस के, और इसमें से जो लायबिलिटीज़ कंपनी ने पे करनी है वो कितने की बनी थी? एक 2 लाख की थी, एक 2 लाख की थी, एक 5 लाख की थी। ये दो लायबिलिटीज़ थी 7 लाख रुपए की, ये इसमें से हमने माइनस करा तो बचा हमारे पास क्या? 45 लाख रुपीज़। अब ये 45 लाख रुपीज़ को हम क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन, जो कि नेट ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड को दे देगी। अभी सर ए लिमिटेड कंपनी ने तो बी लिमिटेड के 52 लाख के एसेट खरीदे हैं, तो कंपनी इसको 45 लाख क्यों दे रही है? बेटा क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने ए लिमिटेड ने उनकी लायबिलिटी भी पे करी है। जो ए लिमिटेड ने उनकी लायबिलिटी 7 लाख की पे कर दी हैं, तो वो पैसे कंपनी काट के ही उनको बाकी के बैलेंस को पे करेगी। क्यों? क्योंकि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? बी लिमिटेड की थी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ए लिमिटेड की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 52 लाख रुपीज़ के एसेट्स थे उसमें से हमने लायबिलिटीज़ जो आउटसाइडर्स हैं कंपनी के, आउटसाइडर्स को ए लिमिटेड ने पेमेंट करी है, बट ये क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट किसके थे? बेटा ये बी लिमिटेड के थे, बट अभी पेमेंट करनी है किसने करनी है? ए लिमिटेड ने। सो ए लिमिटेड ने 7 लाख रुपए की पेमेंट कर दी आउटसाइडर्स को, जो कि बी लिमिटेड के क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट थे, और जो बाकी की पेमेंट है वो कंपनी को करेगी इन द फॉर्म ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सर ये परचेज कंसिडरेशन क्या है? परचेज कंसिडरेशन का मतलब है बेटा एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करके जो बैलेंस बचता है वो कंपनी सेलिंग कंपनी को पे करती है, परचेजिंग कंपनी सेलिंग कंपनी को पे करती है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। आइए बेटा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि सर ये कंपनी को 45 लाख जो पे कर रहे हैं ये कंपनी अपने पास रखेगी फिर? जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड कंपनी ने उसके एसेट्स खरीदे थे, किसके? बी लिमिटेड के, और बी लिमिटेड को 45 लाख की पेमेंट करी है। जो 45 लाख की पेमेंट बी लिमिटेड को करी है, क्या ये बी लिमिटेड रखेगी अपने पास? जी नहीं बेटा, ये भी मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से इसको करना है। आइए देखते हैं। जैसे ये ए लिमिटेड कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी कैसे बनी है बेटा? ए लिमिटेड कंपनी में किसका पैसा लगा है? ए लिमिटेड कंपनी में बेटा उसके शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है। सर ये शेयर होल्डर क्या होते हैं? शेयर होल्डर बेटा वो पर्सन होते हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी के क्या हैं? शेयर होल्डर हैं, इतने सारे शेयर होल्डर। इसी तरह से बेटा एक बी लिमिटेड कंपनी है और उसके भी इसी तरह से कितने सारे शेयर होल्डर हैं। ऐसे। अब
क्वेश्चन जो हमें कह रहा है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को तो बाय कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ए लिमिटेड ने जितने भी एसेट्स थे वो खरीद लिए हैं और लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर दी है, और जो बैलेंस बचा है वो बचा है पीसी। पीसी मीन्स परचेज कंसिडरेशन। इस तरह से हमें ये तो पता चल गया कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के लायबिलिटीज़ को पे कर दिया है और जो बाकी का बैलेंस है उसको परचेज कंसिडरेशन में डाल दिया है। जो परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट है ये कंपनी किसको पे कर रही है? परचेज कंसिडरेशन की अमाउंट ये ए लिमिटेड बी लिमिटेड को पे कर रही है, क्योंकि बी लिमिटेड इज़ ए सेलिंग कंपनी। बी लिमिटेड एक सेलिंग कंपनी है और ए लिमिटेड एक परचेजिंग कंपनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बेटा? जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को जो बैलेंस परचेज कंसिडरेशन है उसकी पेमेंट करी है। सर ये परचेज कंसिडरेशन भी कैश के फॉर्म में हो सकता है? जी बेटा हो सकता है, बट परचेज कंसिडरेशन अलग अलग फॉर्म में करती है कंपनी। परचेज कंसिडरेशन में जैसे मान लीजिए कंपनी ने 10 लाख का कोई परचेज कंसिडरेशन है। 10 लाख के परचेज कंसिडरेशन में कंपनी कह रही है कि 5 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर रही है। कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है, किसको इशू कर रही है? ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को अपनी इक्विटी शेयर्स दे रही है, क्योंकि अभी जब ये कंपनी ही बंद हो जाएगी बेटा तो ये शेयर होल्डर कहाँ जाएंगे? दीज शेयर होल्डर विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। सो ये सारे शेयर होल्डर जो हैं वो ए लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। इसका मतलब है जो परचेज कंसिडरेशन में इक्विटी शेयर के पैसे मिले हैं वो बी लिमिटेड को मिले हैं, जो वो आगे इक्विटी शेयर किस में डिवाइड होंगे? इन शेयर होल्डर में डिवाइड होंगे पैसे। अब ये वाले शेयर होल्डर ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाएंगे। पहले ए लिमिटेड के पास इतने शेयर होल्डर थे, अब कंपनी के पास ये सारे शेयर होल्डर कंपनी के बन जाएंगे और बी कंपनी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी बेटा। बात समझ में आती है? सो परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहे थे। परचेज कंसिडरेशन में हमने 5 लाख के इक्विटी शेयर्स दिए कंपनी ने, और मान लीजिए 3 लाख के डिवेंचर इशू कर दिए कंपनी ने, और बाकी 2 लाख की जो है वो पेमेंट कर दी है कंपनी ने चेक से। सो इस तरह से कंपनी क्या करती है बेटा? परचेज कंसिडरेशन को पे करती है। आइए अभी बेटा एसेट्स और लायबिलिटीज जो हैं वो आ गई हमारे पास। एसेट माइनस लायबिलिटी करके 45 लाख की आ गई, और ये जो 45 लाख की अमाउंट है ये ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एज ए कंसिडरेशन पे करनी है। और इन कंसिडरेशन में हमने 3 केसेस को सीखना है। सबसे पहला केस है कि कंपनी क्या कर रही है कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के एसेट माइनस लायबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी थी? 45 लाख रुपीज़। 45 लाख के कंपनी क्या करेगी? ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड कंपनी को अपने शेयर दे देगी। और शेयर जो फर्स्ट केस है वो है शेयर इशूड एट पार 10 रुपीज़ का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे अगर कंपनी एट पार पे इशू कर रही है शेयर्स को, पार पे इशू कर रही है, तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ की वैल्यू कितनी आई? वो आई बेटा 45 लाख रुपीज़। इसको डिवाइड करेंगे शेयर से, जो एक शेयर का रेट है। एक शेयर का रेट कितना है? 10 रुपये। तो अगर तो कंपनी पार पे शेयर इशू कर रही है, क्या कर रही है? पार पे शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी 45,000 शेयर इशू करेगी इन कंसिडरेशन टू परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और सेकंड केस, सबसे पहले हमने यही काम करना है कि इसमें हमें नंबर ऑफ शेयर्स को निकालना पड़ेगा। अगर कंपनी एट प्रीमियम पर शेयर्स को इशू कर रही है, नेट कंसिडरेशन तो इतना ही रहेगा बेटा 45 लाख रुपीज़ का। यहाँ पे 450,000 आएंगे, 4,50,000 शेयर्स। एक शेयर 10 का है, टोटल कंसिडरेशन है 45 लाख का। 45 लाख को 10 से डिवाइड करा तो 450 शेयर्स आ गए, 4,50,000 शेयर्स। अगर एट प्रीमियम करती है कंपनी,
सो मैंने दूसरा केस भी यहाँ पर बना के रखा है, शेयर इशूड एट 10+5 प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने का है बेटा, 5 रुपये का है। तो यहाँ पर जो नेट कंसिडरेशन था एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ का, वो था 45 लाख रुपीज़ का। 45 लाख रुपीज़ को डिवाइड करा 15 से, 15 से 10 रुपीज़ का शेयर है, 5 का प्रीमियम है। सो 45 लाख डिवाइडेड बाय 15, ये अमाउंट आ गई बेटा 3 लाख शेयर्स। अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है तो कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अपने 3 लाख शेयर दे देगी। अगर पार पे इशू कर रही है तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अपने 4,50,000 शेयर दे देगी। और इसी तरह से बेटा एक और केस है एट डिस्काउंट वाला। सर हाँ जी बच्चे, आपने तो हमें कहा था कि डिस्काउंट पर तो कंपनी शेयर इशू करती नहीं है। हाँ जी बिल्कुल नहीं कर सकती कंपनी, बट इन दिस केस इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के केस में कंपनी को अलाउड होता है कि वो डिस्काउंट पे अपने शेयर इशू कर दे। वैसे अगर कंपनी को कैश मिला है तो कंपनी एट प्रीमियम या फिर एट पार पे ही शेयर इशू करती है मार्केट में। बात समझ में आती है? तो यहाँ पर कंपनी ने डिस्काउंट में शेयर इशू करे हैं, शेयर इशूड एट द रेट ऑफ 10-5, तो 5 रुपये का क्या है बेटा, डिस्काउंट है। सो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना हुआ, 45 लाख रुपीज़। तो 45 लाख को अभी यहाँ पर कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 10 रुपये का शेयर है, उसमें से 5 रुपये का क्या है डिस्काउंट, तो बाकी कितनी अमाउंट बच गई, 5 रुपये। तो यहाँ पर कंपनी अगर डिस्काउंट पर शेयर इशू करे तो कंपनी 9 लाख शेयर इशू कर देगी मार्केट में। किसको, बी लिमिटेड को। अभी बात समझ में आई कि ये 3 केसेस हैं, 3 केसेस आपने सीखने हैं और इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी सीखनी है। बड़ा ही आसान टॉपिक है बेटा और इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। एट पार के केस में क्या हुआ, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करी तो जो बैलेंस आया उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। उसको डिवाइड करा, डिवाइड किससे करना है, जो शेयर का रेट है। रेट अगर पार पे है तो पार पे तो 10 से ही डिवाइड करेंगे, अमाउंट आएगी 4,50,000 शेयर्स की। इसी तरह से अगर प्रीमियम पे है तो एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो वैल्यू आई है उसमें शेयर का रेट प्लस प्रीमियम दोनों को ऐड करके जितनी अमाउंट आई गई 45 लाख डिवाइड बाय 15 करा, 3 लाख शेयर इशू करेगी कंपनी। और जो थर्ड केस है वो था डिस्काउंट वाला, एसेट माइनस लायबिलिटी करके वैल्यू आई 45 लाख रुपीज़ की और डिवाइड करा उसको 10 रुपीज़ का एक शेयर है, उसमें से 5 रुपये का डिस्काउंट माइनस करा तो बैलेंस बचा 45 लाख डिवाइड बाय 5, 9 लाख शेयर्स। तो इसकी हमने अभी जनरल एंट्री डालनी सीखनी है। बात समझ में आई? देखिएगा बेटा, सबसे पहले जो हमने एसेट्स को परचेज करा है, अभी हमें कैश तो मिल नहीं रहा, तो जो जो चीज़ें मिली हैं वो हमने सारी डेबिट कर ली हैं। बात समझ में आई? सो मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, कैश, ये सारे एसेट्स टेक ओवर करे हैं, उसकी जनरल एंट्री आएगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख रुपीज़, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 लाख रुपीज़, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 15 लाख रुपीज़, डेटर अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपीज़, कैश अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज़। जितने भी एसेट्स टेक ओवर हुए हैं उनको हमने क्या कर देना है, डेबिट करना है। और इसी तरह से जो लायबिलिटीज़ हैं, जो लायबिलिटी को ए लिमिटेड ने पे करा है उसको हमने क्रेडिट करना है। 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, वो थे 2 लाख के और 5 लाख के। तो इसको ऐड करके और इसमें से लेस करके हमारे पास नेट कंसिडरेशन कितना आया था, 45 लाख रुपीज़ का। एंड दिस एंट्री विल रिमेन सेम इन ऑल द 3 केसेस वेदर इट रिलेट टू प्रीमियम, पार और डिस्काउंट। फर्स्ट एंट्री शुड रिमेन सेम। सो मैंने फर्स्ट एंट्री को सिर्फ एक बार ही डालना है, बाकी हमने केस के अकॉर्डिंग को एंट्रीज को चेंज करना है बेटा। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड परचेज्ड,
क्योंकि सारा बिजनेस उसका टेक ओवर कर लिया है, तो इसलिए लिखेंगे बीइंग बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड कंपनी परचेज्ड, या टेक ओवर भी लिख सकते हैं। और आइए अभी जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में कंपनी ने शेयर कैसे इशू करे थे। फर्स्ट कंपनी में शेयर इशू करे थे पार पे, कंपनी ने शेयर इशू एट 10 रुपीज़ पार। सो उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकाले थे, हमने नंबर ऑफ शेयर निकाले थे बेटा, ये फॉर्मुलेशन है एक हिसाब से, जितना नेट परचेज कंसिडरेशन है उसको शेयर का जो पर शेयर का रेट है उससे क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। सो 445 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10, 4,50,000 शेयर्स। तो इसकी अभी हमने जनरल एंट्री पास करनी है। सो जनरल एंट्री आएगी हमारे पास बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर का, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इक्विटी शेयर, हाँ जी बच्चे, कंपनी ने ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड को अपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं मार्केट में। क्या करे हैं, इक्विटी शेयर को इशू करा है मार्केट में। सो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 45 लाख रुपीज़, 45 लाख रुपीज़, नीचे हमें कैलकुलेशन करके दिखाना भी पड़ेगा कि कितने शेयर्स बने हैं। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स 45 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10, 4,50,000 शेयर्स। यहाँ पर लिख भी देंगे 4,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। बात समझ में आती है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में जो जनरल एंट्री है वो आएगी बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये बी लिमिटेड क्यों डेबिट कर रहे हैं अब बेटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो अकाउंट क्रिएट होता है वो कैंसिल भी होता है, और यहाँ पर बी लिमिटेड अकाउंट कितना क्रिएट हुआ है 45 लाख रुपीज़ का, तो इसी अकाउंट को हमने कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करा है। तो ये ख़त्म हो गया अकाउंट, बी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट था, यहाँ पर डेबिट हो गया 45 लाख रुपीज़ से। और इस बी लिमिटेड कंपनी को अभी क्या इशू हो गए हैं बेटा, इक्विटी शेयर इशू हो गए हैं। तो बी लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल है जनरल एंट्री बेटा, बीइंग शेयर्स इशूड टू बी लिमिटेड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड टू बी लिमिटेड। ये हो गया बेटा फर्स्ट केस। अभी जो नेक्स्ट केस है वो है शेयर इशू एट 10+5, प्रीमियम पे है बेटा। और प्रीमियम पे हमने कितने शेयर निकाले थे, एट प्रीमियम पे हमने निकाले हैं 45 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय 10+5। 10 इज़ द पार वैल्यू एंड 5 इज़ द प्रीमियम, टोटल वैल्यू बन गई 15 रुपये। सो 45 लाख डिवाइड बाय 15, ये आ गई हमारे पास 3 लाख शेयर। अब इसकी हमने जनरल एंट्री डालनी सीखनी है। आइए, ये है बेटा सेकंड केस। तो इसकी में जनरल एंट्री क्या है, इसमें भी मैंने नंबर ऑफ शेयर निकाल के रखे हुए हैं 45 लाख डिवाइड बाय 15, 3 लाख शेयर्स। तो इसकी जनरल एंट्री कैसी आएगी, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बी लिमिटेड को डेबिट करना है ये आपको पता है, टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बी लिमिटेड में आएगा 45 लाख रुपीज़, इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा बेटा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10। 3 लाख के हमने बेटा शेयर निकाले थे, ये रहे 3 लाख शेयर्स निकाले थे ना। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, ये अमाउंट जाएगी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में। और 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, 15 लाख रुपीज़, ये जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। बीइंग शेयर इशूड टू बी लिमिटेड एट प्रीमियम या बीइंग परचेज कंसिडरेशन पेड टू बी लिमिटेड। अब जो थर्ड केस है बेटा वो हमारे पास आता है डिस्काउंट वाला। तो डिस्काउंट वाले केस में क्या था, हमने 10 का शेयर था, कंपनी ने उसको 5 रुपये में इशू कर दिया था, और उससे हमारे नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए थे। तो कंसिडरेशन कितना था हमारे पास 45 लाख रुपीज़ का, और उसको डिवाइड करा, 10 का शेयर है, 5 का डिस्काउंट था, 10 में से 5 गए, 5 आ गए, तो आगे 9 लाख शेयर। कंपनी 9 लाख शेयर इशू करेगी बी लिमिटेड को इन द केस ऑफ इशूड एट डिस्काउंट। सो यहाँ पर जो जनरल एंट्री आएगी, ध्यान से देखना बेटा, ये वाली एंट्री आपने पहले नहीं करी। आइए, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, 45 लाख रुपीज़। जितने अमाउंट से बी लिमिटेड को क्रिएट करा था उतनी अमाउंट से हमने उसको कैंसिल कर दिया। बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 45 लाख रुपीज़ एंड
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट सर डेबिट क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस है। कंपनी के जो शेयर की एक्चुअल वैल्यू 9 लाख शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू कितनी बनती है 10 के हिसाब से, तो 90 लाख की बनती है। बट 90 लाख के शेयर कंपनी उसको 45 लाख में दे रही है और 5 रुपये का कंपनी की डिस्काउंट दे रही है। 5 को 9 लाख से मल्टीप्लाई करा तो 45 लाख रुपीज़ हमारे पास आ गया। सो एंट्री आई बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी, बीइंग शेयर्स आर इशूड टू बी लिमिटेड 45 लाख डिवाइड बाय 5, 9 लाख शेयर्स। सो बेटा एक तो ये केस है हमारे पास कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के एसेट्स को बाय करती है, लायबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है कि वो लायबिलिटी भी पे कर देगी दूसरी कंपनी की, और उसके बदले में जो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके बैलेंस आता है उसका कंसिडरेशन ए लिमिटेड कंपनी ने बी लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर को दिया है। क्योंकि जो अभी कंपनी जो बी लिमिटेड है उसके कंपनी बी लिमिटेड तो ख़त्म हो गई है और इसके जो शेयर होल्डर है वो कहाँ जाएंगे? वो ए लिमिटेड के शेयर होल्डर बन जाएंगे। अभी उनके पास बी लिमिटेड के शेयर नहीं होंगे, ए लिमिटेड के शेयर बन जाएंगे। बात समझ में आती है? सो इस तरह से बेटा ये हमने पूरा सम किया है। ये लेक्चर को अच्छे से देखो बच्चे, कोई डाउट है, क्वेरी है, मेरे से ज़रूर पूछो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के ही रिलेटेड आगे वाले केस को करेंगे। धन्यवाद बेटा।